हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SCRT के क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसे कि हम लोग कांग्रेस ही अभी कर रहे थे और कांग्रेस का गठन भी हम लोगों ने देखा। चलिए उसी में अभी बहुत सारा चीज़ है जो बाकी है। अभी भारत में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। कहा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो भारत में आने के बाद और आने के पहले सिर्फ एक ही उद्देश्य था उसका, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और लाभ कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसके लिए उसने आर्थिक शोषण करना शुरू किया। और यहाँ इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे जो माल थे, जो रॉ मटेरियल थे, वो सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे ही निर्भर हो गई। और भारत पे निर्भर तो हुई, और जो उत्पाद बनाए जाते थे उस उत्पाद के लिए बाजार भी खोजा तो भारत को ही खोजा। अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार के रूप में भारत का उपयोग शुरू किया। भारत में पहले हस्तकरघा उद्योग बहुत ही ज़्यादा फेमस था। सभी घरों में कुटीर उद्योग जो थे वो किए जाते थे। सभी लोग आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पे कृषि भी आत्मनिर्भर ही था। बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के घुसपैठ की वजह से ये सब जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथ के कलाकारी के माध्यम से जो उत्पाद सबसे ज़्यादा बिका करती थी, इतना ही नहीं, भारत के ज़मींदार और भारत की आम जनता ही नहीं खरीदते थे, बल्कि इसका डिमांड विश्व में भी होता था। सूती वस्त्रों का डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती थी, भारत के सूती वस्त्रों का। यूनान के लोग तो भारत के मलमल के दीवाने थे, आशिक थे। लेकिन यूरोपियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ही अपने उत्पाद का सबसे बड़ा बाजार बना दिया। और यहाँ के जो भी तकनीक था, जो भी हस्तकरघा उद्योग था, जो छोटे छोटे हस्तकला उद्योग जो थे, वो सब मिटा दिए गए, सब बर्बाद कर दिए गए। यानी कि यहाँ पे उपयोग शुरू किया गया। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड ने अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया। यहाँ से जो कपड़ा, भारत से जो कपड़ा यूरोप इंग्लैंड जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने उस पर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया। और वहाँ जाते जाते वो कपड़े पर सबसे ज़्यादा रेट हो जाता था, यानी कि कपड़ा सबसे ज़्यादा महंगे हो जाते थे। लेकिन वहाँ से आयातित जो वस्तुएं थी उस पर कोई टैक्स नहीं था। इसीलिए जब भारतीय बाजार में जब आया तब दोनों के सामानों की जो प्रतिस्पर्धा हुआ, उसमें ब्रिटिश के द्वारा, मशीनों के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं थी वो सुंदर भी थी, देखने में अच्छी भी लग रही थी क्योंकि मशीन के द्वारा बनाया गया था। और जो हाथ से बनाए गए वस्तु थे उससे सस्ता भी और टिकाऊ भी दिख रहा था। और यही वजह था कि लोगों ने इसे पसंद किया और धीरे धीरे बाजार, यानी कि भारत के बाजार से भारतीय वस्तु धीरे धीरे समाप्त हो गए। यानी कि यहाँ पे जबकि इंग्लैंड में तैयार माल को कर में राहत प्रदान किया गया। अंग्रेजों का सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। यहाँ पे आपको पता होगा जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो क्रांति के एक मुख्य कारण ये भी थे। भारतीय जो सैनिक अंग्रेजी सरकार में जब काम कर रही थी तो उनसे बेहतर योग्यता होने के बावजूद भी उनका वेतन अंग्रेजी के जैसा नहीं था। अंग्रेजी सेना में अंग्रेजी जो लोग काम करते थे उनके, यानी कि सबसे निचले तबके में रहने वाले जो लोग थे, उनके बराबर भी भारतीय योग्य जो सेना थे उनको उतना पेमेंट, उनका वेतन नहीं मिलता था। इसका मतलब ये था कि भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था जो चलाई जा रही थी वो ब्रिटिशों की सबसे ज़्यादा खर्चीला और सबसे ज़्यादा महंगा था। इन सारे खर्चीले और इन महंगे चीज़ों को पूरा करने के लिए वो सबसे ज़्यादा भारत के आर्थिक शोषण पे ही, आर्थिक अर्थव्यवस्था पर ही वो कुठाराघात किया। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेज़ों की ही बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी।
अगर कोई व्यक्ति गलती से भी अगर कभी ऊंचे पदों पर अगर चला जाता था तो उसका वेतन उसके अंग्रेजी जो लोग होते थे उसके बराबर कभी नहीं दिया गया, कभी नहीं दिया गया। आगे देखिए, आगे कहता है अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे। तनख्वाह तो मिलती ही मिलती थी, उनसे 1 रुपये भी, यानी कि भारत में रहने वाले जो अधिकारी थे उनका 1 रुपये भी उनका खर्च नहीं होता था। वो सारे के सारे पैसा इंग्लैंड भेज दिए जाते थे। उनका खर्चा भारत के लोगों से ही, ज़मींदार नवाब जो लोग थे, राजस्व पे जो कर लगाई गई थी, इन सब चीज़ें से वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे था। क्लाइव को आप देखते होंगे, क्लाइव तो इस तरह लूटता है कि एक ही बार में करोड़पति अरबपति हो जाता है। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे। भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल दर साल पड़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषक अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्थिक शोषण इस तरह हुआ कि एग्रीकल्चर, सिंचाई पे ईस्ट इंडिया कंपनी कभी फोकस नहीं की, लेकिन भू राजस्व की दर हमेशा बढ़ाया। यहाँ पे जो आत्मनिर्भर वाली जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था खराब हो गई। अब लोग उतना भी अनाज का उत्पादन नहीं कर पाते थे जिससे इनका भरण पोषण हो सके, और यहाँ तक कि बीच में जब अकाल की स्थिति आ जाती है तो लोग भूखे मर जाते हैं। यहाँ तक कि कहा भी गया है कि एक समय जब भयंकर अकाल पड़ा था तो लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ तक कि लाश को भी खाया था। इस तरीके से सिचुएशन पैदा हुआ था, और इसी समय अकाल आयोग भी बहुत सारे आने लगते हैं ताकि इसका जांच किया जाए, लेकिन सुखद परिणाम इसका नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ भी देखा जाए तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम कर रही थी। उसको कोई मतलब नहीं था आपके मरने और जीने से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके जीने और मरने से कोई मतलब नहीं था। आप भूखे हैं, आप कितने दरिद्र हैं, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सिर्फ उसके जीवन का एक ही मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेदार बताया। इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भारत के लोग जब राष्ट्रीय चेतना का विकास कर रहे थे, जब चेतना जब बढ़ने लगी थी और बहुत सारे जो राष्ट्रीय नेता जो वर्क कर रहे थे समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की जो भी करतूत था उसको दिखाने की कोशिश किया जा रहा था, ताकि लोग इस चीज़ को समझें। लोग समझेगा नहीं तो लोग इकट्ठा नहीं होगा अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की जो करतूत था भारत में, जो किया जा रहा था षड्यंत्र, जो यहाँ पे शोषण किया जा रहा था, उसी सब शोषण को दिखाया जा रहा था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यह बात दिखाया है कि कैसे अंग्रेजी सरकार भारत से धन की पलायन करती है। तब जाके भारत को लोगों को ये पता चला कि हमारे इन सारे समस्याओं का जड़ जो है अंग्रेजी सरकार ही है। हमारे पास जो समस्या जो उभर के सामने जो आया है, जो इतना तंगी हालत में है, इतना दरिद्र हालत में है, इतना बदहाल हालत में है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या का एकमात्र समाधान था। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसके अनुसार यानी कि स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या का एकमात्र समाधान था। आपको पता होगा 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। वहाँ तक लोग आते आते चीज़ों को अब समझने लगते हैं। वहाँ तक आते आते लोग क्या करते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, और ये सब चीज़ें कांग्रेस के अधिवेशन में हो रहा होता है।
हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन इसके बाद करेंगे जहां से 100% बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछेगा यहीं से आएगा। स्वदेशी और स्वराज की समस्या का एकमात्र समाधान स्वदेशी और स्वराज ही है। इनको ये बातें समझने में बहुत वक्त लग गया, बहुत टाइम लग गया। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने संपूर्ण रूप से भारत पर कब्जा कर लिया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। क्या कहता है यहाँ पे, एक बार और देखिए। संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। किसने? अंग्रेजों ने। और भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की और समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार, रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। ये सब जो काम हो रहा था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सबके पीछे एक ही काम हो रहा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारतीयों के लिए कोई विकास करना ही नहीं चाहते थे। वो तो वही वाली बात है, उसका मकसद था आपका मुंह तोड़ना, लेकिन जो सड़ा हुआ दांत था वो टूट गया, इसमें आपका भला हो गया, लेकिन मनसा उसका नहीं था आपका भला करना। इसी तरह होता है, अंग्रेजी सरकार का मनसा ही नहीं है कि भारत की सड़कों का विकास कर दिया जाए, रेलवे का विकास कर दिया जाए, डाक तार का निर्माण कर दिया जाए ताकि यहाँ पे भारतीयों का विकास हो। ये तो सब इसका माध्यम बनाया जा रहा था ताकि शोषण और तीव्र गति से बढ़ सके। भू राजस्व और यहाँ के लोगों पर नियंत्रण तेजी से किया जा सके, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उठ रहे आवाज़ को तुरंत दबाया जा सके, वो सब काम इसके लिए किया जा रहा था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार, रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। अब सोचने वाली बात है, ये सब चीज़ें निर्माण तो हो रही थी, लेकिन इससे हमारा समाज का जो ताना बना था वो टूट रहा था। जैसे अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत के समाज में जातीय जो संबंध थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। दुनिया के किसी भी इतिहास में ऐसा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा जैसा भारत में जाति व्यवस्था बनाई गई। भारत में इस तरह से जाति व्यवस्था बनाई गई थी कि इस जातीय व्यवस्था के वजह से भारत भी गुलाम हो गया, यह भी एक कारण है। और भारतीय के जो लोग थे, जो जिस तरह से छुआछूत, जाति पाति ये सब चल रहा था, उस सारा चीज़ों को तोड़ने के लिए रेलवे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्योंकि अगर आप देखते होंगे जब रेल के डिब्बों में आप बैठते हैं तो सभी जाति के लोग एक साथ बैठ जाते हैं। रेलवे ने सभी जातियों को एक साथ बैठने का एक साधन उपलब्ध करा दिया। और ये चीज़ें भी एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में देखा जाए तो विकास में एक अहम भूमिका निभाया। उसके बाद यहाँ पे सड़क है, तार है, ये सब माध्यम क्या थे? एकता के सूत्र में बांधे जा रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले अपने फ़ायदे के लिए इस सब चीज़ों का निर्माण किया, लेकिन देश की आज़ादी के लिए जो विद्रोह किए जा रहे थे और साधनों का जो प्रयोग किए जा रहे थे, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए चीज़ों का ही इस्तेमाल भारत के लोग कर रहा था। यानी कि परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वालों को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए क्या हुआ? एक मंच मिला। जब सारे लोगों के ज़िंदगी में समस्या हो और समस्या सभी लोगों का लगे कि मेरा कोई, और सभी लोगों को लगे कि हमारा कोई है केंद्र बिंदु, और सभी का केंद्र बिंदु अगर एक ही हो तो जल्दी लोग इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपको पता होगा कि भारत में जो भी लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
सभी परेशान थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेजी सरकार से। और यही तो वजह था कि जब देश की आज़ादी के लिए लड़ने की बात आई तो सभी लोगों ने अपना जाति धर्म सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एकता के सूत्र में बंद करके उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। यही सब चीज़ें था, क्योंकि इन सारे लोगों को पता था कि हमारा शोषक कौन है। सभी लोगों का शोषक एक ही था, इसलिए सभी लोगों को एक ही मंच प्रदान किया मिला कि एक ही मंच पे खड़ा होकर के सभी लोग एक ही छत के नीचे आ जाएं, तब आंदोलन करने में तीव्रता आ सकती है। और ये मंच प्रदान किया, ये सारा जो व्यवस्था था, ये सारा व्यवस्था ने क्या किया, मंच प्रदान किया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। अंग्रेजी शिक्षा है ना, जब आप मेंस लिखिएगा तो पश्चात शिक्षा की भूमिका पूछता है बीपीएससी के मेंस से। अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पे क्या कहता है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। जब अंग्रेजी शिक्षा ने आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया तो फिर आपका साहित्य है ना और आपकी शिक्षा क्या कर रही थी, है ना। तो आपको ये बात पता होगा कि भारत में मात्र मुट्ठी भर लोगों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार था। भारत में एससी एसटी ओबीसी कहने का मतलब है शूद्र जो कैटेगरी, जो चातुर्वर्ण में जो शामिल थे, उन लोगों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे देश आज़ादी के बाद ही ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब आप देखिएगा उस समय जो लोग जिस शिक्षा की बात करते हैं वो शिक्षा धर्म से प्रेरित होता है, वो सारा शिक्षा धर्म से प्रेरित होता है। और उस धर्म में कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो विज्ञान की बातें हो, उस धर्म में कोई ऐसी बातें नहीं जो एकता समरसता प्रेम मोहब्बत सिखाता हो सकता है जब भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में जो बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी नेता और ऋषि संत जब आए तब उनको ये सब चीज़ का एहसास हुआ। उन लोगों ने धार्मिक ग्रंथों का व्याख्या कुछ अलग तरीके से किया, यानी कि जितना भी धार्मिक और सामाजिक जो संरचना जो जटिल थी उस जटिलता को कम करने के लिए उन लोगों का भी जो व्याख्या था वो काम दिया। इसका मतलब था कि भारतीय जो धार्मिक जो शिक्षाएं दिया जा रहा था उसमें विज्ञान गणित की बातें ही नहीं किया जा रहा था। अगर विज्ञान गणित की बातें बुद्ध की तरह अगर कोई करता तो शायद यहाँ पे लोगों का मानसिक और बौद्धिक विकास ही कुछ अलग होता। लेकिन वो सब चीज़ें किसके पास थी, अंग्रेजी सरकार के पास थी। यही तो जब यूरोप में पुनर्जागरण होता है, यूरोप में प्रबोधन होता है, वहाँ पे नए नए आविष्कार होते हैं, औद्योगिक क्रांति हो जाती है, नए मार्गों का खोज किया जाता है, लोगों को एकता अखंडता प्रेम मोहब्बत संप्रभुता जब सब चीज़ें प्राप्त हो जाती है तो उनका बौद्धिक विकास भी सबसे बेहतर हो जाता है। उनके एजुकेशन में विज्ञान तर्क सब चीज़ आ जाता है, अंधविश्वास पाखंड सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी हमारा भारत अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ, जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ सब चीज़ें था।